अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इकोनॉमी राउंडअप प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं, को होस्ट भी हैं, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, आप फिस्कल एनालिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और इस प्रोग्राम के को होस्ट भी हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तो ये रहमतों, बरकतों और मग़फ़रतों का तोहफा लेकर आता है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें मौशी सरगर्मियां जो है वो ईद की शॉपिंग को लेकर भी होती हैं। और अमूमन अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई का अंसर इतना ज्यादा गालिब होता है कि इस बाबरकत महीने के जो असरात होते हैं वो उस तरह आम आदमी पर असरअंदाज नहीं होते। और दीन इस्लाम चूंकि फलाह का दीन है और एक आम आदमी की फलाही के लिए एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, लेकिन ईद उल फितर में जो साथ साथ शॉपिंग हो जाती है उस शॉपिंग में हम देखते हैं कि महंगाई उरूज पर होती है, लेकिन उससे जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो उसमें हमें काफी तेजी नजर आती है। आज इसी पर बात करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, महंगाई को लेकर बात की, बजट को लेकर बात की, रमजान को लेकर बात की। जो तिजारती सरगर्मियां होती हैं रमजान के शुरू दिनों में वो काफी कम होती हैं, लेकिन 15 के बाद हम देखते हैं और खासतौर ईद के जो आखिरी के जो 10 दिन आने वाले होते हैं उसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है? देखिए शाजिया, 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान हैं, दुनिया के हर खित्ते में हर कोने में बसते हैं और 1.5 अरब मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा एक मजहबी त्यौहार है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ईद और मईशत जो है इसका भी एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है आपस में। ईद जो है वो मईशत की बहुत सारी सेक्टर्स जो हैं उनको बढ़ा देती है। पहला एलिमेंट जो है मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और ईद के हवाले से वो तो ख़रीदारी और शॉपिंग है। जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं, जो मैंने खुद किए हैं, वो कोई बताते हैं कि 250 अरब रुपए की शॉपिंग की जाती है और ख़ास तौर पे वो माह रमज़ान का जो आखिरी 10 दिन हैं, ईद से फ़ौरन पहले के कुछ दिन जो हैं ये कॉन्सनट्रेटेड है 250 अरब रुपए की शॉपिंग उन दिनों के दौरान। दूसरा एलिमेंट इसका अंदरूनी सियाहत का होता है कि कराची से भी लोग दूसरे शहरों में जाते हैं। ज़्यादातर जो पंजाब के शहर हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही होती है, लाहौर से बहुत लोग निकलते हैं, मरी जाते हैं, बाकी जो हिल रिजॉर्ट्स हैं, पहाड़ी हमारे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे जाते हैं। उससे भी जो पैसे की मुंतकिली है बड़े शहरों से मरी की तरफ जाती है, अयूबिया की तरफ जाती है, नारान की तरफ जाती है। और एक तीसरा बहुत बड़ा एलिमेंट शाजिया इसका सदका और ज़कात का होता है। बहुत फैमिलीज़ जो हैं पाकिस्तानी वो सदका और ज़कात जो है वो इस महीने के दौरान निकालते हैं। एक फिगर स्टेट बैंक की तरफ से जो आई है कि 250 अरब रुपए के नए नोट छापे जाते हैं। मैंने आपको कहा कि 250 अरब रुपए की अंदाज़न शॉपिंग होती है। उसका हिसाब कुछ ऐसे है कि 2.5 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में बसते हैं और औसतन कोई 8 से 10 हज़ार रुपया वो आखिरी 8 या 10 दिन जो हैं रमज़ान के महीने में उस दौरान खर्च होते हैं। तो ये 250 अरब रुपए के नए नोट स्टेट बैंक मार्केट में लाएगा, 250 अरब रुपया तकरीबन खर्चा जाएगा मार्केट के अंदर। और जो 3 बड़े एलिमेंट हैं ख़रीदारी के अंदर, उसमें कपड़ा सबसे बड़ा एलिमेंट है। बच्चों के कपड़े, मर्दाना कपड़े, ख़वातीन के कपड़े ख़ास तौर पे, फिर जूते नए लिए जाते हैं और फिर वो फैशन एक्सेसरीज़ जो हैं ख़वातीन ख़ास तौर पे उन पे बेतहाशा पैसा खर्च करती हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 11 महीने जो साल के होते हैं, यानी कि पूरे साल में सारी पाकिस्तान कौम 20 करोड़ पाकिस्तानी मिल के कोई 1 खरब रुपए के अखराजात करते हैं, रिटेल और होलसेल ट्रेड जो हमारी कहलाती है। तो 11 महीनों में 750 अरब रुपए और ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में 250 अरब रुपया, यानी कि 25% जो सालाना अखराजात हैं वो सिर्फ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में खर्च हो जाते हैं, जबकि बाकी 11 महीने और 20 दिन आप समझिए कि वहाँ पे 750 अरब रुपया खर्चा होता है। तो इकॉनमी रियली बूस्ट करती है। हर किस्म की रिटेल और होलसेल ट्रेड जो है उसमें बड़ी तेज़ी से और बहुत ज़्यादा इजाफा आता है। शफकत साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमने बहुत बात की है महंगाई के ऊपर भी, बजट के ऊपर भी, रमज़ान के ऊपर भी, अशिया खुरनोश पे जितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि जो ईद के जो रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, आखिरी अशरा होता है, उसमें लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ईद के दिनों में लोग सयाहत के लिए निकलते हैं, ज़कात, फितरा, इन तमाम तीनों चीज़ों को लेकर आप क्या समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलता है? शुक्रिया शादिया। दो
तीन मुख्तलिफ़ किस्म के रुझान नज़र आ रहे हैं इस ईद के ऊपर। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी, स्टेट बैंक ने कहा कि हमने इतने बिलियन के नोट्स करेंसी दिए, और साथ उन्होंने एक सर्विस का इजरा किया था कि आप SM करके आप पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक तरीन कौन सा बैंक है जहाँ से आपको करेंसी मिल सकती है, जो छोटे नोट होते हैं। तो उनको 1.3 मिलियन टोटल टेक्स्ट है। इससे मतलब है कि शायद लोगों के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो जितने छोटे नोट बैंकों में स्टेट बैंक ने इजरा किया जिनका, तो वो उनको ले सकते। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो एक साइड पर हम कहते हैं जी गुर्बत बढ़ रही है, दूसरी साइड से ये जो रमज़ान के 10 दिन होते हैं, इसको जो दुकानदार लोग हैं ये इसको एक सीज़न कहते हैं जी, सीज़न हमारा, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा सीज़न लगेगा। ये बदकिस्मती है कि इसको सीज़न कहना, और शायद ये हमारा एक कल्चर डेवलप हो चुका है, हम रोज़े रखें या ना रखें, लेकिन ये ज़रूरी समझते हैं कि हमने कपड़े भी नए पहनने हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेनी है, बच्चों को भी करना है, और कॉस्मेटिक भी इस्तेमाल करनी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमें रुझानात नज़र आते हैं। वो इसकी शायद एक वजह ये है कि जब सोसाइटी की एक स्टेबल सोसाइटी नहीं होती है, एक वायबल सोसाइटी नहीं होती है, तो उसमें ये सारे किस्म के जो ट्रेंड्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। जी शाजिया, इस वक्त मैं टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है लैला जुबैरी साहबा ने। आप मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं। लैला साहबा, मैं आज हम जो प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो आखिरी 10 दिन होते हैं रमज़ान के, आखिरी इशरा जो होता है उसमें शॉपिंग को लेकर जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीइंग अ वुमेन, मेरा सवाल ये है कि आप घर का बजट भी बनाती होंगी, रमज़ान को भी आप पूरा एलोकेट करती होंगी, साथ साथ जो शॉपिंग है बच्चों की हो गई या अपनी खरीदारी हो गई इसको, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, खासतौर पर खवातीन के कॉस्मेटिक्स को लेकर मैं बात करूंगी। मलबूसात में तो खैर हम देखते हैं कि हर साल इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो है 10 से 15% जो है वो टैक्स लगाया गया है कॉस्मेटिक में। तो आप समझती हैं कि हुकूमत जो है वो वफाकी बजट जब बनाती है तो उसमें खवातीन के लिए कोई बेनिफिट नहीं रखती है, तो रिलीफ नहीं देती? बिल्कुल ऐसा ही बजट बनाया गया है कि उसमें खवातीन के ऊपर बोझ डाला गया है, क्योंकि ये तो ऐसी बेसिक चीजें जो कि हर खातून को चाहिए होती हैं, और उसी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है। अच्छा लैला साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है इसमें कोई ब्रांड डेवलप नहीं हो सके। जैसे आप टेक्सटाइल में आ जाएं तो आपको जो लॉन्स का एक बड़ा सक्सेस एक्सपीरियंस हुआ है, मुख्तलिफ ब्रांड्स लोकल आ चुके हैं, तो कोई क्या आप समझते हैं कभी आपने लोकल भी कोई किसी किस्म का मेकअप का किट इस्तेमाल किया या बाहर की करती हैं? नहीं, लोकल तो इत्तेफाक नहीं हुआ अच्छा। करने का। जी बिल्कुल, बाहर के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वही अच्छी उसका है कि क्वालिटी के स्किन के लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज होती है वो यूज करनी होती है, तो इस वजह से वो। तो अच्छा लैला, मेरा सवाल ये है, चूंकि आप घर को भी रन करती होंगी, तो घर में जो अशिया खुरनोश हम देखते हैं रमजान के जो पहला 15 दिन होते हैं वो यही होते हैं कि जी चीजें जो है बिल्कुल महंगी हो रही है, उसके बाद 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद जो है वो आपकी सारी तवज्जो जो है वो शॉपिंग पे चली जाती है। तो पिछले साल जो 3 कपड़े खरीदे जाते थे, क्या इस साल आपको लगता है कि 3 ही कपड़े परचेज करने की कुव्वत खरीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से जो पिछले साल 3 खरीद रहे थे वो इस साल डेफिनेटली 1 खरीद रहे होंगे, क्योंकि जो महंगाई का हाल हो गया है, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों के पास इतनी वो नहीं रही है कि आप जाके इतनी ज्यादा शॉपिंग कर सके। 2 दफा सोचना पड़ता है कुछ खरीदते हुए, बहुत ज्यादा। एक तो कुछ वैसे ही महंगाई टैक्सेस वगैरह की वजह से बढ़ी है, और ऊपर से फिर जो हमारे यहाँ एक ये रुझान है शॉपकीपर्स का कि ऐसे मौके पे और ज्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं जब उनको पता चलता है कि लोग इस वक्त जरूर खरीदेंगे, मजबूर हैं। जैसे रमजान में प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह ईद से पहले भी ये होता है कि इतनी ज्यादा कीमतें लोग बढ़ा देते हैं। अच्छा लैला साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जनरली कहा जाता है कि जो ख्वातीन होती हैं, यंग लड़कियाँ होती हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रांड तो अब बड़ा कॉमन हो चुका है, ये हमने नहीं इस्तेमाल करना, तो हमने तो दूसरा करना है। क्या आपको भी ये सोचती हैं अभी कि ये ब्रांड जब मेकअप का है ये मैंने नहीं करना, क्योंकि ये और भी लड़कियाँ जो शो बिज़नेस में है वो इस्तेमाल नहीं, मेकअप में ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि मेकअप में तो ऐसा है कि जो चीज मुझे सूट करती है मैं फिर वही यूज करती हूँ। अच्छा। चाहे वो कोई यूज करे या ना करे। अच्छा, इस दफा इखराजात के हवाले से आपने कपड़ों पे ज्यादा पैसे खर्चे, जूते नए आए हैं घर में, या फिर वही कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ? नहीं, कॉस्मेटिक्स मैंने कोई नहीं खरीदे, इत्तेफाक से बस वो मेरे आ जाते हैं इधर उधर से लोग। मेरी बेटी आती है बाहर से, वो ले आती है, तो वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती कॉस्मेटिक्स। मगर ये है कि हाँ, कपड़े तो ज़ाहिर है ईद के लिए चाहिए ही होते हैं,
तो बस ये है कि कपड़े हाँ जरूर बनाए हैं ईद के लिए, मगर जूते वगैरह नहीं लिए। तो कपड़ों की कीमतें लैला साहिबा फरमाइए, वो पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पिछले साल के बराबर हैं? ट्रिपल तीन गुना एक साल में आप कहती हैं कि कपड़ों की कीमतें बढ़ गई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे एक बड़ा अहम सवाल है कि कपड़ों की कोई कास्ट नहीं बढ़ी है, ना उनको ऊपर कोई टैक्स बढ़ा है, तो ये क्यों कीमतें ट्रिपल हो चुकी? बल्कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर तो शफकत साहब कह रहे हैं कि जीरो रेटिंग आ गई है, 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गई है। तो जीरो रेटिंग की वजह से शायद कपड़ों की जो अखराजात हैं, जो खर्चा हो रहा है उनके ऊपर, वो तो इतना नहीं, पिछले साल की ही कीमतें होनी चाहिए। और लैला साहिबा कह रही हैं कि 3 गुना महंगे हो गई हैं। इसका मतलब है लैला साहिबा कि शायद डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बढ़ा दिया है, या टेलर्स ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है? मेरा यही ख्याल है, क्योंकि देखिए जब ओवरऑल महंगाई बढ़ती है तो जाहिर है हर एक को अपने लिए बढ़ाने पड़ते हैं पैसे, क्योंकि नेचुरली जो आम अशिया है वो इतनी महंगी हो गई है कि उसको अफोर्ड करने के लिए उनको जाहिर है उनको भी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। शायद यही रीज़न है कि उन लोगों ने बढ़ाई हैं प्राइसेस। चले लैला ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। और फ़ारूक सलीम साहब और शफकत साहब, ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का ये था कि आप कॉस्मेटिक्स पे खर्चा करती हैं या कपड़ों पे करती हैं, ज्वेलरी पे करती हैं। मेरा ख्याल है बीइंग अ वुमेन जो है वो तीनों चीज़ें एक औरत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन शादिया सवाल ये हो रहा था कि जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स हैं उन पे शायद ड्यूटी लगी है, तो आप लोग लोकल कॉस्मेटिक्स की तरफ चले जाएं। लोकल कॉस्मेटिक अगर इस्तेमाल करने लगेंगे ना डॉक्टर साहब, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इस पे भी रोशनी डालेंगे कि ये जो सयाहत है, जब ईद के दिनों में हम देखते हैं कि लोग निकलते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो हुकूमत की जो है ईद के हवाले से इस पर क्या प्लानिंग होती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे थे ईद और मईशत के हवाले से। और जैसा कि अगर बात की जाए तो हर साल ईद के मौके पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो सयाहती मकाम पर जाते हैं और ईद का वक्त जो है वो वहाँ उनको यादगार बनाते हैं। और बात करें अगर टूरिज़्म की, तो किसी भी मुल्क की मुआशी और सकाफती तरक्की के लिए जो है वो टूरिज़्म और सयाहत जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सज्जाद शाह, आप CEO हैं कॉक्स एंड किंग्स पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सज्जाद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें तो ईद पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है लोग जाते हैं सयाहती मकाम पर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इससे भरपूर मुआशी फायदा उठाती तो है, लेकिन प्लानिंग नजर नहीं आती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि प्लानिंग की गवर्नमेंट का इसका तल्लक है। बात यह है कि बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर या सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं कि कल्चर डेवलप नहीं हुआ टूरिज़्म का। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वो सारे साल मेहनत करते रहते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं और निकल जाते हैं, यानी तकरीबन पूरे का पूरा मुल्क दूसरी कंट्रीज़ में चला जाता है टूरिज़्म, जहाँ भी रिजॉर्ट्स उनको मिलते हैं। तो यहाँ बेसिकली वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ, या जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स उन पर डिपेंड नहीं करते हैं कि भाई वो चले जाएं। तो इसकी शायद वजह एक तो बेसिक बात ये है। दूसरी बात यह है कि शायद इसमें हमारा जो लोकल टूरिस्ट है वो उनको जो बेसिकली कराची से अप कंट्री जाता है या लाहौर से अप कंट्री जाता है, वहाँ पर जो हमारी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है उनका भी इश्यूज़ है। और तीसरी बात है कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है वो प्रॉस्पर करती है जब लोकल गवर्नमेंट्स होती है। अगर आप पेरिस में चले जाएं तो वहाँ पर आपको पता है कि उनकी एक तादाद है कि 45 करोड़ आदमी आते हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठें तो सड़क बिल्कुल साफ़ होती है, उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर का तल्लक नहीं होता, उसमें किसी सदर का तल्लक नहीं होता, उसमें सिर्फ जो मेयर है पेरिस का, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। द सेम केसेस न्यूयॉर्क में भी ऐसे है, इसी तरीके से आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएँ वहाँ भी ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लोकल गवर्नमेंट ने रूट्स ही नहीं इस्तेमाल किए, और दूसरी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है वैसे। तो अब ऐसा दुनिया में टूरिज्म को एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो मिल चुकी है और उसके लिए तो डेवलपमेंट मजीद की जा रही है। हमारे यहाँ तो आप अगर नॉर्दर्न एरिया पे चले जाएं फैमिली को लेकर, तो अल्लाह माफ करे जिस तरह की सड़कें हैं, तो सड़कें देखते हुए तो सड़कें मतलब गाड़ी ड्राइव करते हुए तो हम कलमा पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो हुकूमत की प्रायोरिटीज क्यों नहीं होती है? अच्छा, मैं शादी आपसे ना एक शेयर करता हूँ कि 84 में ये जो KKH है हमारी कराक्रम हाईवे जो चाइना के साथ है, ये 85 और 86 में
तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए खोल दी गई थी। पहले सिर्फ चाइना और पाकिस्तान में थी। उनको मैं उस ज़माने में वहीं पर तैनात था, तो मैंने उनसे पूछा, जो पोलैंड से लोग आए, रीडर डाइजेस्ट का चीफ एडिटर आया और ली मोंडे न्यूज़पेपर है फ्रांस का, उनके बंदा है, तो मैंने पूछा कि क्या आपको ये फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं आते? उसने कहा कि नहीं, जो टूरिस्ट होता है पहाड़ी इलाकों में जाता है उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। बेसिकली उनको अच्छा एक पानी चाहिए होता है जो, और उनको जितनी टफ़ कंडीशन होती है, कहते हैं टूरिस्ट इतना ही अट्रैक्ट होता है उन चीज़ों के लिए कि वो चैलेंज वो समझते हैं कि हम गए थे, तो वो उसके लिए। लेकिन एक बदकिस्मती के साथ वहाँ पर एक जो आपस में सेक्टेरियन राइट्स शुरू हो गए 87 में, उसके बाद वो तमाम का तमाम जो वहाँ का अमन है ना, वो बिल्कुल तबाह हो गया। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, ये बताइए कि इंटरनल टूरिज्म क्या होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि ईद के मौके पर जो है कराची से या दीगर शहरों से लोग मरी या पुरफजा मकाम पे जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर वो सयाहत करते हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। जी शादिया, देखिए ईद के साथ ये अंदरूनी सियाहत जो है मुल्क के अंदर ये बड़ी फल फूल रही है, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों से निकल के हमारे हिली रिजॉर्ट जो हैं, जो पहाड़ी मकाम हैं, वहाँ पे जाते हैं। दो किस्म की सियाहत देखने में आती है। एक तो वो लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं और वो शहरों में नौकरियां करते हैं, वो वहाँ से उनकी एक टेम्परेरी मुंतकिली होती है। ईद के दौरान वो गाँव में जाते हैं, पैसे भी साथ लेके जाते हैं शहरों से, और ईद अपने ख़ानदानों अपने फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं। और दूसरी वो जिसका मैंने जिक्र किया कि लाहौर जैसे शहर से, फैसलाबाद जैसे बड़े शहर से वो मरी जाते हैं, अयूबिया जाते हैं, नारान जाते हैं, कलाम जाते हैं, और वहाँ पे जाके फिर अच्छी खासी स्पेंडिंग भी करते हैं। लेकिन मामला ये आ रहा है कि इस ईद में भी, इससे पिछली ईद में भी हमने देखा कि मरी जैसे मकाम में जो सबसे बड़ा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे कोई 10,000 कारों की पार्किंग की जगह है, लेकिन कोई 1 लाख से ज़ायद कारें जो हैं ईद और ईद की छुट्टियों के दौरान वहाँ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि 10 गुना ज़्यादा कारें वहाँ जा रही होती हैं, और पार्किंग स्पेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हुकूमती ना कोई पॉलिसी है, हुकूमती ना कोई इंतज़ामात हैं। अब अगर 1 लाख गाड़ियाँ जा रही हैं और औसतन 4 से 5 लोग बैठे हैं एक कार में, तो आप सोचिए कि 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो अचानक मरी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और किसी किस्म की उनको ना तो हुकूमत कोई मदद करती है। आपने कहा कि सजाद शाह साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। ये जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये 1758 में शाजिया इस्टेब्लिश की गई थी। दुनिया की पुरानी तरीन जो है, तजुर्बा तरीन जो कंपनी है टूर ऑपरेटर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं। सजाद शाह साहब ये बताइए कि अंदरूनी सियाहत के हवाले से ज़्यादातर लोग मरी जाते हैं, तो मरी में हुकूमती कुछ इंतज़ामात, कोई हुकूमती पॉलिसी, कोई ईद के हवाले से वो कोई ऐसे इंतज़ामात करें कि जो लोग वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं पहुँच पाएँ और वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर पाएँ? ये देखें जी, जो डोमेस्टिक टूरिज़म है, बेसिकली डोमेस्टिक टूरिज़म जो है वो किसी भी मुल्क की इकानमी की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई टूरिज़म पॉलिसी ही नहीं बनाई है, और अगर टूरिज़म पॉलिसी बनाने की कोशिश भी की जाती है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आप कहूँ कि एक आदमी किसी को भी मेडिकल स्टोर से पकड़ लें, उससे कहीं जाके मेडिकल कॉलेज में जाके लेक्चर दे वो, या किसी ऐसे आदमी को पकड़ लें कि जो कचहरियों में रोज़ जाता हो और उसके कहीं जाके लॉ कॉलेज में लेक्चर दे। और हर वो आदमी पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो इसको किसी किस्म का टूरिज़म के साथ कभी ना कोई ताल्लुक़ रहा हो, ना कभी उसकी कोई फुटेज हो, वो लोग पॉलिसीज़ बनाने में आ जाते हैं, और जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस इंडस्ट्री के, उनको पूछा नहीं जाता। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक टूरिज़म का जो है शऊर ही बेदार नहीं हो सका लोगों में। अब आप देख लें कि जब आप लोकल टूरिस्ट की बात करते हैं, अभी तक हमारे मुल्क में किसी लोकल टूरिस्ट को ये नहीं पता कि क्या चीज़ उसको माउंटेन्स में लेके जानी चाहिए, क्या नहीं ले जानी चाहिए। और ये मैं बड़े आपको वसूख से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो 4 सीज़न पाकिस्तान को दिए हैं, ये बहुत कम मुल्कों में हैं, और इन 4 सीज़न के साथ जो लैंडस्केप्स दिए हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं और सी है। ये चारों चीज़ों की कॉम्बिनेशन जो है, मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला ने अपने नबी के सदक़े में पाकिस्तान को जो अता की हैं, और हमें ये मौका दिया गया है कि इस मुल्क को हम एंजॉय करें। बजाय इसके कि हम इस मुल्क को एंजॉय करने की, मैं समझ रहा हूँ कि हम जो कुदरत ने ये जो खूबसूरत नज़ारे दिए हैं,
हमारा टूरिस्ट जो है जाके इसकी तौहीन करता है। शाह साहब ये फरमाइए, आपने डोमेस्टिक टूरिज्म का जिक्र किया, अंदरूनी सियाहत का जिक्र किया। देखिए अंदरूनी सियाहत इकनॉमी के हवाले से तो सिर्फ ये है कि लाहौर का पैसा जो है वो मरी में मुंतकिल हो जाएगा, या कराची का पैसा किसी और शहर में चला जाएगा, नारान में चला जाएगा या कलाम में चला जाएगा। तो रियली पाकिस्तानी ही अपने पैसे एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं। जो असल रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए वो तो इंटरनेशनल टूरिज्म है कि हमारे यहाँ बाकी ममालिक से लोग आएँ और वो अपने पैसे भी लाएं और वो पैसे इस पाकिस्तान के मुल्क में आके खर्चें। मेरा जाना शाह साहब डुब्रोवनिक जो क्रोएशिया का शहर है उसमें हुआ कुछ हफ्ते पहले। वहाँ मुझे बताया गया कि 42,000 टोटल आबादी है डुब्रोवनिक की और 50 लाख टूरिस्ट आता है। तो मैंने फिर ये सोचने की कोशिश की कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, यहाँ पे कितने टूरिस्ट बाहर से आ जाते हैं। देखिए जो मैंने बात की है कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है रीढ़ की हड्डी होने की इकानमी में, उसमें यह है कि किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए जो है वो डोमेस्टिक शुरुआत ज़रूरी है। जहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट जाएगा तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा। और जो आप बात कर रहे हैं क्रोएशिया की, क्रोएशिया तो बहुत दूर है। आप हमारे साथ नेपाल ले लें, आप हमारे साथ जो है यूएई को ले लें, मेरे ख्याल दोनों मुल्कों की आबादी से ज़्यादा उनके टूरिस्ट ज़्यादा हैं। और जो बात आप कर रहे हैं आपकी डोमेस्टिक टूरिज्म का इम्पैक्ट क्या है इकानमी के ऊपर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म ऐसी ही है कि जैसे एक जिस्म को 4 जेबें लगी हों, पाकिस्तान को 5 जेबें लगी हुई हैं, 5 सूबे हैं। एक जेब का पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल लें, दूसरी का निकाल के तीसरी में डाल लें, और तीसरी का चौथी में और चौथी का 5वीं में। इसका इससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। सिर्फ ये इसका फ़ायदा है कि वहाँ की जो लोकल आबादी है उनको जरूर फायदा होता है। अब देखिए ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आता है, अगर वो इस्लामाबाद में आएगा, अगर मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ, मैं अपने घर में खाना खाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाता हूँ। जब टूरिस्ट इस्लामाबाद में आएगा तो वो खाना रेस्टोरेंट में जाके खाएगा, किसी होटल में रहेगा, टैक्सी ड्राइवर को भी इस्तेमाल करेगा, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे देगा। देखिए जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी ऑफ कोर्स सीधी यही फैसिलिटीज यूज करता है, लेकिन बात यह है कि फॉरेन रेवेन्यू की, जो फॉरेन रेवेन्यू लेके आता है वो फॉरेन टूरिस्ट लेके आता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं लेके आता। डोमेस्टिक टूरिस्ट में यह है कि उस एरिया की, अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो जरूर अभी हुंजा आजकल बूस्ट है, मरी में है, नारान का गान में, वहाँ लोकल लोगों को जरूर फायदा पहुँचता है। लेकिन अगर मुल्क को ओवरऑल देखें, मुल्क की इकोनॉमी को, तो वो तो फॉरेन टूरिस्ट ही उसको फायदा देगा जो बाहर से फॉरेन करेंसी लेके आएगा। अच्छा, एक और चेंज आई है, एक और चेंज आई है कि जो टूरिज्म का इशू है वो विफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम डिवॉल्व कर दिया, वो प्रोविंसेस के पास चला गया। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है शाह साहब? सर इसका देखें कि अभी हमारी वफाकी हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, वो सबसे बड़ा जो रौला डालती हैं और गुना रोती हैं जी के इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मुझे कोई दुनिया का ऐसा मुल्क दिखा दें कि जहां टूरिज्म को बंद कर दिया जाए और इन्वेस्टर्स आ जाएं। हमेशा इन्वेस्टर जब भी आएगा वो टूरिस्ट के रूप में आएगा, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क है कि जहां टूरिस्ट नहीं आ सकता तो इन्वेस्टर्स कैसे आएगा। और इनकी प्रायोरिटी में ही ये नहीं है। और फिर जब 18 अमेंडमेंट इन्होंने की, और सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री थी उसको ख़त्म कर दिया। अब इसका मैं जो नेगेटिव इसका जो असर हुआ है मुल्क की इकानमी पे, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि दुनिया के तमाम ममालिक में जिस तरह बड़े बड़े मुल्क हैं, जापान है जो टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी है, इटली है, फिर फ्रांस है, यूके है, वहाँ हम जाती थी हमारी मिनिस्ट्री और हम प्राइवेट जो स्टेक होल्डर थे, हम मिल के फेयर लगाते थे, वहाँ पे पाकिस्तान की कंपेन चलाते थे, वहाँ टूरिज्म मेले लगते थे। आजकल क्या होता है कि पहले हम जाते थे तो एक बहुत बड़ा स्टॉल हम बुक करते थे जिसके ऊपर पाकिस्तान का नाम लगा होता था। 50% पैसे गवर्नमेंट डालती थी, 50% हम प्राइवेट सेक्टर वाले डालते थे। अभी ये है कि पिछले दिनों यूके में एक फेयर हुआ है, उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का बोर्ड लगा हुआ था, पंजाब वालों ने पंजाब का बोर्ड लगाया हुआ है, केपी वालों ने केपी का बोर्ड लगाया हुआ है। अब वहाँ के मुल्क के बशिंदे जो टूरिस्ट है पूछते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पे कौन सा मुल्क आ गया जिसका नाम पंजाब है या जिसका नाम गिलगित बल्तिस्तान है। सबसे बड़ा यही जुल्म हुआ है कि हम डिवाइड कर दिए गए हैं और हमारा पाकिस्तान का नाम ही इंटरनेशनल टूरिज्म जो एक स्केच है उसमें से गायब हो गया। अच्छा शाह साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा कि बात यह है कि अगर सिंध का एक कल्चर है, आपको पता है, एक तारीख है, अगर लोग वहाँ आते हैं तो वो सिंध के कल्चर के तौर पर भी अट्रैक्ट होकर बाहर से लोग आते हैं। इसी तरीके से अगर आप चले जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में तो वहाँ एक हुंजा का नाम है, KKH का नाम है, तो वहाँ से अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर अगर नाम हुंजा लिखा हो,
KKH में लिखा हो या सिंध लिखा हो तो उससे कोई डिसइंसेंटिव होगा फॉर द इंटरनेशनल टूरिस्ट। दूसरी बात आपने एक अच्छी बात की है कि जो इंटरनेशनल टूरिज़म होता है डेट फॉलोज़ योर डोमेस्टिक टूरिज़म। अगर डोमेस्टिक टूरिज़म ठीक है तो इंटरनेशनल टूरिज़म भी आती है। तीसरी बात हमारे पास अगर आप समझें तो एक बेहतरीन निज़ाम है, नहरी निज़ाम है जो कि पंजाब के अंदर है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है और उनके तकरीबन हर 10 किलोमीटर के बाद अच्छे रेस्ट हाउसेज़ हैं। और वो अगर आप उनको, मैंने उनसे डिस्कस किया इरिगेशन वालों के साथ कि आप इनको क्यों नहीं डेवलप करते एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। अच्छा शफकत साहब, बड़ी बेहतरीन आपने बात की कि पाकिस्तान में बेहतरीन नहरी निज़ाम है और सजाद साहब ने भी बड़ी बेहतरीन बात की है कि जी पाकिस्तान में 4 मौसम है। नॉर्दर्न एरियाज़ को देख लेंगे, अगर वहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाए, उसको खूबसूरत, उसके रास्ते अच्छे बना लिए जाएँ तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान की मैशत को बहुत सहारा दे सकती है। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे टूरिज्म के हवाले से। तो दुनिया में टूरिज्म जो है वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है और ये एक मुख्तलिफ इश्काल में डेवलप भी की जा रही है। सजाद साहब, मैं पढ़ रही थी कहीं पे स्विट्जरलैंड के हवाले से, तो वहाँ पर हमने देखा है कि अभी तक लोकेशन की बुनियाद पर जो है वो टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, पिछले 15 सालों में जो है मुख्तलिफ जो हम डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पर एजुकेशन जो टूरिज्म है उसको भी फरोग दिया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में हुकूमतों की प्रायोरिटीज ही नहीं है। ये आज तक शाजिया कभी पाकिस्तान की प्रायोरिटी में टूरिज्म नहीं रहा। हालांकि जो आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, ये टूरिज्म इंडस्ट्री ऑयल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। और अभी आप अपने पड़ोसी मुल्कों को देख लें, जैसे मैं सऊदी अरेबिया का स्पेशली जिक्र करूंगा कि पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उनके प्रिंस सलमान का, कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो इसका उम्रे का वीज़ा है, इस वीज़े को भी ख़त्म कर दिया जाए और इसको टूरिस्ट वीज़ा किया जाए। चूँकि जो मुसलमान टूरिस्ट आता है उम्रे की शक्ल में, वो सिर्फ मक्का और मदीना जाता है, और जबकि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़े क्राइसिस में है और वो भी अनकरीब इसको चेंज कर रहे हैं, इसको टूरिस्ट वीज़ा में, ताकि जो आता है आदमी उम्रे के लिए वो पूरा सऊदी अरब देखे। और आज तक पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया है और उसकी पॉलिसीज़ में भी ये चीज़ है ही नहीं, आज तक कोई प्रायोरिटी में ही नहीं है आज तक हुआ कि पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक कहा हो कि जी हमने इस इंडस्ट्री को हमने प्रमोट करना है और इसका फ़ायदा हासिल करना है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया और मेरे दोस्त शफकत साहब ने उससे डिसएग्री किया है कि जी ये सूबों को जो दे दी गई है, इसका सबसे बड़ा जो है नुकसान हमें ये हुआ है कि पहले 5 सूबों की ताकत एक जगह पे इकट्ठी होती थी और वो ताकत जाके कैंपेन चलाती थी पाकिस्तान की, और अब उसका सबसे बड़ा ये नुकसान हमें हुआ है कि जी हर सूबा अपनी अपनी कैंपेन चला रहा है जिसको कोई जानता ही नहीं है बाहर। ये ज़रूर है कि जो लोग टूरिस्ट बाहर से आते हैं, ऑफ कोर्स सिंध का कल्चर बड़ा रिच कल्चर है, पठानों का कल्चर बहुत बड़ा रिच कल्चर है, और हम लोग तो स्टार्ट ही अपना टूरिस्ट जो है वो मोहनजोदड़ो से करते थे। मोहनजोदड़ो से उनको लेके आते थे, फिर खैबर पास से लेकर खुंजरा पास तक लेके जाते हैं, और इसी तरह लाहौर वाघा बॉर्डर पे जो हमारी सरमनी है वहां तक दिखाते थे पंजाब का कल्चर जो है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी ज्यादती जिस पे मैं कभी भी नहीं मानूंगा, डिसएग्री करूंगा इस बात से, कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट की जो विंडो थी जो वीजा इशू करती थी, अब होता ये है कि जो फॉरेनर टूरिस्ट बाहर से आता है उसको वीजा ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान का, कौन उसको स्पॉन्सर करेगा? अगर वो लाहौर के लिए कहता है कि मैंने लाहौर जाना है तो उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है किसी एम्बेसी के अंदर। पहले ये होता था कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो पूरे मुल्क का एक ही वीज़ा देती थी, अब उनको हर जगह पे जो एनओसीज लेने पड़ते हैं। पंजाब कहता है जी कि मेरे म्यूजियम में अगर आपने आना तो मुझसे एनओसी ले, केपी वाला कहता है मुझसे एनओसी ले। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसी एक मुल्क में रह रहे हैं या मोहल्लों में रह रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइए कि मैंने क्रोएशिया का पहले जिक्र किया, क्रोएशिया जो है वो 20% अपनी जीडीपी जो है वो टूरिज्म से एक्सट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हो कि पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग 20-21% जीडीपी है, और क्रोएशिया जो है वो 20% जो है वो टूरिज्म से कलेक्ट कर लेता है। हुकूमत के लिए आपके पास क्या सिफारिशात हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं? 1, 2, 3 बड़ी रिकमेंडेशन बता दीजिए कि हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करे, क्या इकदामात उठाए कि टूरिज्म को बढ़ा सके और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके पाकिस्तान। मैं ये शाजिया के क्वेश्चन का जवाब दे रहा था कि बीच में दूसरा क्वेश्चन आपने किया है। जो रिकमेंडेशन जो है उससे सबसे बड़ी रिकमेंडेशन तो ये है कि जी पाकिस्तान में पहले होता था कि
जो 27 टॉप नेशनलिटीज थी उनका वीज़ा नहीं होता था पाकिस्तान के लिए, वो वीज़ा फ्री आते थे, यानी कि एंट्री ऑन अराइवल उनको 30 डेज़ की एंट्री एयरपोर्ट पे लगा दी जाती थी, जो कि एक गवर्नमेंट ने, जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट था, उन्होंने ख़त्म कर दी। इससे पहले ये सिस्टम चल रहा था और अभी हालत ये है कि पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं मिल रहा कहीं से। और दूसरी रिकमेंडेशन मैं इनको ये देता हूँ कि जितनी जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की, जो कि उन मुल्कों में जहाँ से टूरिज़्म इंडस्ट्री जिनकी बूस्ट कर रही है, या जो टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्री कह लें, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, वहाँ पे इनको अपने जिस तरह प्रेस अताची हैं या मिलिट्री अताची, इस तरह टूरिज्म अताची भेजने चाहिए इनको, जो कि प्योरली प्रोफेशनल लोग हों। कौन से मुल्क हैं शाह साहब? जिसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो टूरिस्ट जनरेट कर रहा है वो जापान है। 80% टूरिस्ट जापान से आता है, बाकी 20% जो है वो दूसरे मुल्कों से आ रहा है, सबका मिला के। अच्छा शाह साहब, आपने ये बताया कि हम टूरिस्ट जो हमारे अटैची हैं वहाँ भेज दें, आप क्या समझते हैं कि हमने जो ट्रेड वाले अटैची रखे हुए हैं, हमने जो कमर्शियल अटैची रखे हुए हैं, वो काम करते हैं जो आपके ख्याल में ये काम करेंगे? सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। पहली बात है, अभी सोशल मीडिया की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह के अवाम में कुछ शऊर आया है, कुछ शऊर बेदार हुआ है, अपने मुल्क को जानने की के चांसेस हैं लोगों के पास। एक दफ़ा हमारा एक टूरिस्ट एक एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए गया, तो उसने कहा जी मैं गिलगित जा रहा हूँ। तो उसने कहा जी गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ तक हमारे जो अटैचीज़ हैं उनको ये नहीं पता कि गिलगित हमारा हिस्सा है या नहीं है। बल्तिस्तान अभी बल्तिस्तान के नाम से मशहूर हुआ, वरना स्कर्दू का एरिया कहलाता है। स्कर्दू का लोगों को, बेशुमार लोगों को पता नहीं था कि वो है कि नहीं है। फिर बेशुमार जो हमारे अटैचीज़ हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि जी पाकिस्तान का हिस्सा कौन कौन सा है। और ये जो एरिया जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मशहूर है वो हुंजा है और स्कर्दू एरिया है। वो समझते हैं कि ये ट्राइबल एरिया है, उनको यही नहीं पता कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल एरिया एंड नॉर्दर्न एरिया। यहाँ तक प्रॉब्लम्स हुए हैं हमारे लिए। तो रिकमेंडेशन तो मैं यही जो दे रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं जो रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, जो शाजिया ने बात की इको टूरिज़म की, हमारे पास सबसे बड़ा बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है ही नहीं। अब आप कश्मीर में चले जाएं, कश्मीर में मासवाए चंद होटल्स के कोई अच्छा होटल नहीं है। जो इको टूरिज़म की बात, मैं 86 कंट्रीज़ दुनिया के घूम चुका हूँ और इसी प्रोफेशन में घूमा हूँ। मैं रोमानिया गया, अभी रोमानिया अभी यूएई में, यूरोप में अभी शामिल नहीं हुआ था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें ऐसे देहातों में लेकर गए कि जहाँ पूरे के पूरे महल्ले उन्होंने बनाए हुए थे कि जो कि इको टूरिज़म के नाम से उनको सॉफ्ट लोन दिए गए, उनका स्टैंडर्ड अप किया हुआ, और फैमिली के अंदर उनके 2-2 एक-एक रूम्स जो हैं घरों में उन्होंने रेनोवेट गवर्नमेंट ने करके दिए बड़े सॉफ्ट लोन पे। और वहीं पे हम लोग रहते थे, वहीं उनके साथ खाना खाते थे और वो लोग खुश थे। अभी प्रॉब्लम पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज को ही देख लेना, मतलब दुनिया के वो खूबसूरत तरीन खित्तों में आता है, मगर वहाँ की सड़कें इतनी खतरनाक है कि वहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो जाते हुए, बल्कि जो लोकल बंदा है, लोकल सयाह है, वो जाते हुए वो जो है वो कानों को हाथ लगा रहा होता है। बहरहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे ज़कात और फितरे के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि रमज़ान में जो इसका हुक्म दिया गया है, लेकिन इससे एक आम आदमी पर क्या असर पड़ता है और इकॉनमी को कितना सपोर्ट मिलता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। इकोनॉमी राउंडअप में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे अब ज़कात और फितरे के हवाले से, जिसमें हमने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक में इसका खास हुक्म है, और इसकी जो वजह, जो पर्पज़ है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ईद की खुशियों में जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उनको भी खुशियां मिले ईद की, और जो पैसा है ज़कात और फितरे का जो निकलता है वो उन तक पहुंचे। डॉक्टर फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल मैं ये करूंगी कि ये जो ज़कात और फितरा है, इस्लामी लिहाज से तो हम इस पर बारहा बात कर चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुआशी तौर पर ये एक गरीब आदमी पर इसका कितना असर पड़ता है, और जो इकॉनमी है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका? शाजिया, दुनिया में जब हम दौलत का जिक्र करते हैं, मुल्की दौलत का जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में आता है। लेकिन जब
सदक़े और ज़कात का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान का नंबर, जो पाकिस्तानी हैं जो पैसे सदक़े और ज़कात में देते हैं, उनका रैंक बड़ा हाई आता है। ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में बड़ा हाई रैंक गिना जाता है। और पाकिस्तानी 20 करोड़ पाकिस्तानी मिल के कोई 1.5 से 2% जो GDP का हिस्सा है, जो कि 300 अरब रुपए सालाना बनता है, यानी कि पाकिस्तानी मिल के 300 अरब रुपए की ज़कात, फितराना और बाकी डोनेशंस जो हैं वो देते हैं। कोई भी एक इदारा अगर पाकिस्तानियों को ऐसा लगे कि वो बड़ा मुखलिसी से काम कर रहा है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर डोनेशंस की मैंने देखा है पाकिस्तान में किसी किस्म की कमी नहीं रहती। आप शौकत खानम हस्पताल को देख लें, उसको 3-4 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं हर महीने के, इससे भी ज़्यादा, और वो कामयाब हो जाता है वो सारी डोनेशंस रेस करने में। ये जो 300 अरब रुपए का ज़कात और फितराना और बाकी डोनेशंस का साइकिल है सालाना, इसमें से कहा यह जाता है कि 1/3 यानी कि तकरीबन 100 अरब रुपया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने में पाकिस्तानी जो हैं वो ज़कात और फितराने की शक्ल में निकालते हैं। मैंने जो रैंकिंग का जिक्र किया, जो जनूबी एशिया में पहले नंबर पे मुल्क आता है डोनेशंस के हवाले से, चैरिटी के हवाले से, वो श्रीलंका है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, बाकी सभी ममालिक जनूबी एशिया के जो हैं वो पाकिस्तान से पीछे रह जाते हैं। ठीक है शफकत साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने फिगर बताया है कि सिर्फ रमज़ान में जो है वो 100 अरब जो है वो ज़कात फितरे की मद में पैसा आता है, आप समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट सही होता है? अगर डिस्ट्रीब्यूट अगर सही ना होता तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो लोगों को पता लगता है कि ये हमारा पैसा चूँकि सही इस्तेमाल होगा तो इसलिए लोग ज़कात देते हैं। इसको ज़रा हम वसी तनाज़र में देखते हैं कि ज़कात जो सिस्टम है या फितराने का जो सिस्टम है, ये बेसिकली जो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है उसके एसेंशियल टूल ये थे कि अगर आप ज़कात और इसके अलावा फितराना, इन्हीं पर यानी सारा जो हुकूमत का कारोबार होता था, चलता था। दूसरी ये बात है कि अगर आप ज़कात ईमानदारी के साथ दें तो जो दौलत का इर्तिकाज़ है वो ख़त्म हो जाता है, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, और जो माशी नाहवारी आजकल हमें नज़र आती है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी जो बात हमें ये सोचने वाली बात है कि हम लोग टैक्स नहीं देते लेकिन हम बड़ी खुशी के साथ ज़कात देते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी शायद यही बुनियादी तौर पर यह वजह है कि हमें पता है कि जो हम ज़कात, आपको पता है कि जब बैंकों ने काटना होता है तो एक दिन पहले बैंक से विड्रॉल पैसे लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद हुकूमत जो है ये पैसा सही इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए वो पैसे अपनी मर्ज़ी से, उनको पता है कि जहाँ मैं दे रहा हूँ, मसलन मुझे अगर किसी का बंदे को पता है कि ये अदारा बिल्कुल सही काम करता है, जैसे शौकत खानम की मिसाल लें, तो उनको एक कॉल करते हैं तो 15 करोड़ एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। यानी तकरीबन वो इस वक्त 5 से 6 बिलियन उनकी टोटल एक्सपेंसेस है जो सिर्फ ज़कात और डोनेशन के ऊपर चलती रहती है। हम बात करेंगे अब ज़मुरत खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स MD हैं आप बैतुल माल के। बहुत शुक्रिया ज़मुरत साहब। ये फरमाइएगा, सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो है उस पर हमने देखा है कि लोग दिल खोल कर ज़कात और फितराना देते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें हुकूमती इदारों के। तो आपको लगता है कि ये रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में, क्योंकि आप स्पीड होम भी चला रहे हैं, तो इस पे लोग जो है वाकई दिल खोल कर ज़कात और फितरा देते हैं और सही मुस्तहिकीन तक पहुंचता भी है पैसा? मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे नहीं, बल्कि जो मेरा अपना सर्वे वो पहले नंबर पे है डोनेशन, सदकात और खैरात के हवाले से। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये एक एतमाद का नाम है। जब लोगों को एतमाद हो तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे डोनर मौजूद हैं शायद पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना हो, और दुनिया के अंदर सबसे मैं समझता हूँ अक्लमंद बंदा वही होता है जिसके पास ज्यादा दौलत होती है, और कोई भी शख्स अपनी दौलत को ज़ाया नहीं करता। और जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चैरिटी कर रहे हैं, सदकात की शक्ल में, डोनेशन की शक्ल में, फितराने की शक्ल में, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा एतमाद है उनका उन अदारों पर, चाहे वो पाकिस्तान स्पीच होम हो, शौकत खानम हो, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट हो, दीगर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इदारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर जितनी डोनेशंस, कुछ चीज़ें तो आपके रिकॉर्ड के अंदर होती हैं और कुछ लोग खुद जो कर रहे होते हैं, आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग डिफरेंट शहरों के अंदर अफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं, फितराना लोग खुद लोगों को अदा करते हैं। तो ये एक वो एतमाद है जहाँ तक टैक्सेस के हवाले से होता है, तो लोगों को ये श्योरिटी नहीं होती कि उनके पैसे ठीक तरीके से लगेंगे। अच्छा ज़मुर साहब, ये फरमाइए कि आप स्वीट होम चला रहे हैं,
और वो कोई 3,500 यतीम बच्चों का ख्याल रखता है। आपको गवर्नमेंट भी कोई फंडिंग करती है या आप प्राइवेट पॉपुलेशन? इसमें जब मैं एमडी पाकिस्तान बैतुल माल था तो इसको मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया था। इसके अंदर 50% शेयर गवर्नमेंट का होता है जो पाकिस्तान बैतुल माल के थ्रू खर्च होता है स्वीट होम पे, और तकरीबन 50% शेयर जो है वो डोनेशन के हवाले से होता है, और तकरीबन वो भी करोड़ों के अंदर बनता है मंथली अखराजात पाकिस्तान स्वीट होम के। और अभी बहुत सारे डोनर इस रमज़ान के अंदर भी हमारे साथ शामिल हुए जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े घर पाकिस्तान स्वीट होम के लिए डोनेट कर दिए। और मैं समझता हूँ कि अगर लोगों को एतमाद हो तो लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है, हर वक्त लोग मैं समझता हूँ डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। और बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के अंदर अगर आप पूरा साल एक तरफ कर दें और रमज़ानुल मुबारक का एक महीना, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में डोनेशन, सदकात, खैरात बहुत ज़्यादा उस हवाले से होती है। और मैं समझता हूँ ये लोगों का एतमाद है डिफरेंट अदारों के ऊपर। और पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर आज तक कभी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। माशाल्लाह 3,500 यतीम बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर लोगों को एतमाद हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर इसको हम दूसरी सतह पे ले जाएं और प्रॉपर तरीके से अगर बैंकों के अंदर ज़कात की कटौती हो, लोगों को एतमाद हो, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स ना गरीब रह सकता है ना भूखा मर सकता है। इतनी सारी ज़कात और सदकात के थ्रू मैं समझता हूँ पैसे आ सकते हैं। ज़ुमर साहब, आप मेरी बात सुन, एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो यतीम बच्चे आपके पास आपके अदारे में हैं उनकी तालीम के लिए आप क्या इंतज़ामात करते हैं, और आखिर उनकी एजुकेशन पाकर कभी आपने फीडबैक दिया है कि वो अगर मैट्रिक कर गए या FA कर गए, मुझे पता नहीं है कि तो वो क्या? जी वो एक साल तकरीबन इसको प्रोजेक्ट को आगाज मैंने किया था 2009 में सिर्फ एक यतीम बच्चे से, और आज तकरीबन 3500 के करीब इसके अंदर मेरे बेटे शामिल हैं। हमने इसके अंदर एक नया कंसेप्ट दिया कि अच्छे प्राइवेट स्कूलों के अंदर इनकी एजुकेशन, रेगुलर स्कूलों में जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, अच्छे अदारों के अंदर जहाँ पे पब्लिक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं स्कूलों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीरुल खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सलीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है और प्रोग्राम के अख्ताम में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ईद गुजर चुकी है। अब आगे आने वाली जितनी भी ईद होगी, जितनी भी खुशियाँ होंगी, तो हाँ अगर हम इसका ख्याल रखें कि असल खुशी वही है जो दूसरों की खुशी में महसूस होती है, तो खुशी दुबाला हो सकती है। शाज़िया खान को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।